नमस्कार, हम नमस्कार। चंद्रभान आप सभी का स्वागत करते हैं अपने आप सभी के अपने इस जन सरोकार मंच टोंक के यूट्यूब पेज पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से और हमारे समूह की ओर से विश्व आदिवासी दिवस और मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इसी बातचीत की कड़ी में आज हमारे साथ पुनः जुड़े हुए हैं रवि शंकर जी, जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे होंगे। और आज का जो विषय है उस पे जाने से पहले संक्षेप में हम रवि जी का एक परिचय रखना चाहेंगे आपके बीच। रवि जी पेशे से एक एडवोकेट हैं और वह लेखन के क्षेत्र में भी निरंतर सक्रिय हैं और अपने लेखन के माध्यम से अपने सोच अपने विषय को हम सभी के बीच सामाजिक रूप से प्रेषित करते हैं। तो आज की बातचीत में आपका रवि जी स्वागत है। और आपकी अब तक 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं हम सभी के बीच। और अभी हाल ही में आपकी कविता की पुस्तक अनुत्तरित प्रश्न हम सभी के बीच प्रकाशित होकर आई है। और आने जैसा वाली कि है, आज जी अभी आने वाली आने वाली है। और उसकी पुस्तक की कुछ कविताओं को पढ़ने का अवसर अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज के माध्यम से मिलता रहता है। तो आज का जो हमारा विषय भी है कि कविताओं को लेकर के क्या विचार हैं आपके, और साथ ही साथ आपकी कविताओं का जो लेखन है उस कविताओं के विषय पर भी हम चर्चा कर रहे होंगे। तो विषय पे जाने से पहले मैं थोड़ी-सी बातचीत की शुरुआत सवालों के माध्यम से ही कर रहा होऊँगा। और बातचीत के क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी कुछ कविताओं को हम सुनते हुए उस पर बातचीत कर रहे होंगे। तो कविता की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि कविता जो है वो अपने आप में हम देखें तो उसका इतिहास एक आदिम समय से ही हमारे बीच मौजूद है। और सभ्यता के विकास के साथ ही कविताओं का एक सिलसिला हमारे बीच दिखने लगता है, जबकि गद्य का जो विधा है वो कविता के पश्चात हमें देखने को मिलता है। तो आज हम कविताओं पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि रवि जी आपसे एक बुनियादी सवाल रखना चाहेंगे, जिस पर हम चाहेंगे कि आप अपने विचार ज़रूर रखें कि कविता के संदर्भ में निजी रूप से आपकी अपनी व्यक्तिगत धारणा क्या है? आप कविता को किस तरह से समझते हैं? जी, रवि जी। वस्तुतः कविता अपने आप में अंतर्मन की जो बाह्य अभिव्यक्ति है या बाह्य जगत का जो अंतर्मन पर प्रभाव है, और अंतर्मन के प्रभाव पर अंतर्मन में पड़ने वाले प्रभाव की जो युक्ति संगतता है और उसके जो आवेग संवेग है, उसका अभिव्यक्तिकरण ही कविता है मेरे हिसाब से, मेरी अपनी विचारधारा के हिसाब से। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। जी सॉरी, माइक ऑफ था। तो मेरा कहना था कि जैसे कि आपने कहा कि अपने जो आंतरिक जो पक्ष है, जो विषय है, जो भाव है, उसको जब हम बाह्य रूप से जब लेकर आते हैं खास करके तो वो कविता के रूप में एक आकार लेता है। लेकिन यहाँ पे एक विषय और इसी से जुड़ता हुआ है कि कविताएं तो अभी बहुत लिखी जा रही हैं। जैसा कि हम एक युवा विद्यार्थी के रूप में अपने आप को देखते हैं निरंतर, और आगे भी मेरा यही विषय है कि हम अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में ही निरंतर सक्रिय देखें। तो मुझे लगता है कि जब मैं कविता के रूप में अपने एक विधा को तलाशता हूँ, पढ़ता हूँ, तो कविताओं में एक विविधता देखने को मिलती है। मतलब कविता की एक डिजाइन हमारे बीच मौजूद है। तो उस एक तो आपने कहा कि एक हमारा जो अंतर संवेदना है, जो भाव है, उसको हम जब लेकर आ रहे हैं तो वो कविता के रूप में प्रस्फुटित होता है। लेकिन थोड़ा-सा जब विषय के तौर पर देखें तो निजी रूप से ऐसा लगता है कि कविताओं का जो एक डिजाइन है, मतलब कविता नागार्जुन भी लिखते हैं, कविता गालिब भी लिखते हैं, कविता गुलजार भी लिखते हैं। तो ये सभी जो कविताओं की एक डिजाइन हमारे बीच है, इस डिजाइन को भी अगर हम देखें तो सभी में एक अलग-अलग स्वाद है, एक फ्लेवर है कविता में। तो मुझे लगता है कि अभी की जो कविताएँ वर्तमान संदर्भों में देखें
तो आपसे हम यही सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कविता लेखन का जो वर्तमान संदर्भ है, उस संदर्भ को के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? आपका क्या एक विचार है कि आप वर्तमान संदर्भ की कविताओं को कैसे देखते हैं? वस्तुतः कविताओं या गद्य लेखन, साहित्य सर्जना, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम सर्जना करते हैं, उन सभी सर्जनाओं का जो मौलिक जो स्रोत होता है, वो मौलिक स्रोत हमारे जो प्राकृतिक घटक हैं, उन प्राकृतिक घटकों के आधार पर ही जो हमारे अंतर्मन में, जैसे करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, तो जो कुछ भी 8-9 रस हैं, जो कुछ भी रस है, उन रसों से ही आप प्लावित होकर के सारी कविताएं या सारी सर्जना उन रसों में ही होगी। वो चाहे गद्य की विधा हो, वो चाहे पद्य की विधा हो। पहले के समय में भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र था, उसमें एक इस्टेब्लिश सिद्धांत दिया गया कि कविताओं में छंद के प्रकार इस तरह से होने चाहिए, सवैया के प्रकार इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से चीजों को एक क्रमबद्ध और दोहे के प्रकार इस तरह से होने चाहिए, एक क्रमबद्ध और सुसंगठित तरीका बताया गया कि इस सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त की गई जो भी चीजें होंगी, वह चीजें अपने उस कवि के द्वारा व्यक्त की गई जो भी चीजें होंगी, वह पाठक तक संप्रेषित हो जाएंगे। बाद के समयों में जैसे आजकल की जो कविताएं लिखी जा रही है, अच्छी कविताएं लिखी जा रही है, कुछ उसकी गद्यात्मक शैली है, कुछ उसका जो पद्य का जो स्वरूप था, या जैसे ऊपर की जो लाइन है और नीचे की जो लाइन है, इन दोनों में जो उसकी जो रागात्मकता है, उस रागात्मकता थोड़ी विशृंखलित जरूर होती है, लेकिन जो अर्थ होता है, जो उस कविता के कहने का जो अर्थ होता है, वो अर्थ उतनी ही गंभीरता से मन पर अंकित होता है। तो अभी की जो कविताएं हैं, वो कोई भी कविता हो, अगर वो सकारात्मक और सृजनात्मक पक्ष पर लिखी जा रही है और भावों को व्यक्त कर ले जा रही है, तो वह अपने आप में कविता, मेरे अपने हिसाब से वह एक कविता हुई। कविता में और गद्य के लेखन में थोड़ा भिन्नता इस तरह से है कि गद्य के लेखन में हम निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए तमाम सारे तर्क गढ़ते हैं और तब निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। कविताओं में यह है कि जो अज्ञेय है उसी से ज्ञेय को निकालना है, या जो ज्ञेय है उसे ही अज्ञेय रूप में व्यक्त करना है। इन दोनों चीजों को आप कह सकते हैं। तो कविता का जो स्वरूप है, वो स्वरूप जैसे देश काल परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही इस साहित्य का भी स्वरूप, जैसे समाज का स्वरूप बदलता है, उसी तरह से साहित्य का भी स्वरूप बदलता चलता है। तो उसमें जो आज की जो कविताएं हैं, जैसे नागार्जुन की कविताएं आपने बताया, मुक्तिबोध की कविताएं, निराला की कविताएं, जयशंकर प्रसाद की कविताएं बिल्कुल छंदबद्ध हुआ करती थी, बड़ी लयात्मकता थी। जैसे नदी की जो लयात्मकता होती है, वस्तुतः हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? इन सारी चीजों को लिखना कहाँ से शुरू करते हैं? प्रकृति, पहाड़, झरना, और जो हमारा पूरा का पूरा वांग्मय है, उसी वांग्मय से जो दृष्टि उभरती है, वही कविता के रूप में आती है, वही गद्य के रूप में आती है, वही हमारी सर्जना ही होती है। उससे इतर जाकर के हम किसी भी तरह की कोई सर्जना नहीं करते। तो इस तरह से जो अपने अंतर मन या आपके नितांत आंतरिक जो अनुभूति है, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति जो सधे स्वर में हो जाए, वही कविता है। जी। तो शुक्रिया रवि जी। तो आपने जैसा कि अभी काफी विस्तार से इस प्रश्न पे जो बात रखा, कि आपने थोड़ा सा इतिहास के संदर्भ में जब भरत मुनि का आप बात कर रहे हैं, और आपने सवाल जैसा मेरा था कि वर्तमान संदर्भों के प्रति आपका क्या एक विचार है, तो आपने जब पीछे इतिहास के संदर्भों में भी बात कही कि जब शुरुआत होती है भरत मुनि के यहाँ, तो जो रस का प्रभाव है, और फिर उस विषय को लेते हुए आप कह रहे हैं कि अभी के जो संदर्भों में हम देखें तो कुछ चीजें जो
अप्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष करने के लिए भी कविताओं का एक रचना क्रम चल रहा है, और प्लस जो प्रत्यक्ष है उसको अप्रत्यक्ष रूप से भी हम सामने लाने के लिए कविता को देखते हैं कि बहुत सारी बातचीत एक मतलब कहें तो वो अज्ञेय है, जो आप कह रहे थे ज्ञेय नहीं है, लेकिन वो फिर उसको हम कविता रूप में सामने लेकर आते हैं। एक मुक्तिबोध की जब कविताओं को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे विषय समझ में आते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को दिमाग में जब आप ये बात रख रहे थे तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि भरत मुनि के यहाँ जब हम देखते हैं, वहां से जब इतिहास देखते हैं कविता के संदर्भों में, तो जो रस का पक्ष है वो काफी वो स्वीकार करते हैं और वो उसको सबसे आगे रखते हैं कि नहीं, रस बहुत जरूरी है, यानी उनके यहाँ रस को काफी स्थान दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम समय अवधि में आगे बढ़ते हैं, तो मान लीजिए भामा के यहाँ हम कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, और भामा ये बात कहते हैं। और फिर उसके बाद हम और आगे आते हैं, जैसे कि अपने आधुनिक काल के दौर में जब आए भारतेंदु के समय, तो मुझे लगता है भारतेंदु के यहाँ कविताओं में जो विषय है वहाँ कविताओं को लेकर के एक पारिभाषिक बातचीत और दृष्टिकोण और आलोचना ये कम दिखता है, बजाय कि द्विवेदी युग में, क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ तो थोड़ा बहुत जहन में आपके बातचीत से ये विषय आ रहा है कि द्विवेदी युग में जब हम आते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो एक कविता की एक ठोस मतलब साहित्य की एक ठोस मतलब आलोचना करते हैं, तो वह 1920 का जो दौर है, 1900 का दौर है जो, तो उस समय वो कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, और वहां पे ज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि हम देखते हैं कि भरत मुनि के यहाँ रस ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन अब यहाँ पे ज्ञान महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन ठीक जैसे ही शुक्ल जी आते हैं तो थोड़ा सा फिर परिवर्तन होता है और शुक्ल जी के यहाँ पे रस महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्ल जी ही अपनी पंक्ति में ये बात कहते हैं कि जो आत्मा की मुक्तावस्था है वो ज्ञान दशा कहलाती है, और ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को वो बोलते हैं कि ये रस दशा है। फिर वो कविता की एक नई परिभाषा देते हैं, तो वो रस फिर केंद्र में आ जाता है। तो आपकी बातचीत में मुझे वो जहन में बातचीत पूरी आ रही थी कि कहीं ना कहीं कविता में हम कहें तो एक जो समझने का मसला है ना, उस समझने के मसले से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कविता में एक संवेदना और भाव है, जिस भाव में पाठक मिल जाए, जाकर उसमें एकदम जो कहते हैं ना फेंट देना, तो उसमें जाकर मिल जाए, और उस भावना से जब उस संवेदना से जब वो मुलाकात हो जाती है तो फिर समझने का मसला अपने आप बाहर आ जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण एक विषय है जो आपकी बातचीत में हमने समझा। और हम वर्तमान संदर्भों की बात कर रहे हैं तो इसी से जुड़ता हुआ एक विषय सवाल के रूप में ही है कि जो आज का जब समाज है, जब हम आज बात कर रहे हैं तो आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, तो मेरे जहन में एक विषय आ रहा है वर्तमान संदर्भों में कि एक जो मेहनत का समाज है, किसान जीवन है, मजदूर है, इन सभी को लेकर के एक आदिवासी विमर्श को लेकर के बहुत सारी लेखन का सिलसिला चल रहा है और हर कोई लिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सवाल आपसे इसी विषय पे है कि जो ये मेहनत का समाज है, इस पर जो कविताओं का एक जो हम कहते हैं कि महत्व है, इसमें हेलो, आप सुन नेटवर्क इशू आप सुन पा रहे हैं? नेटवर्क का इशू नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। आवाज आ रही है? मैं क्योंकि ना अभी कैमरा थोड़ा ऑफ हो गया था, कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, आवाज आ रही है। ओके, तो मैं वही अब फिर से उस सवाल को ही रखता हूं आपके बीच कि जो कविता
कविता के संदर्भ में जो मैं बात कर रहा था कि आज के संदर्भों में जो कविताएं लिखी जा रही हैं जो मेहनत का समाज और किसान जीवन पर, और निजी रूप से मैं खुद उस तरह की कविताओं के प्रति मेरा एक मोह है। मैं काफी संघर्षशील कविताओं को पढ़ने मतलब रुझान है, काफी मैं जुड़कर उन चीजों से मुखातिब होता हूँ। तो मेरा यही सवाल है कि आप इस पर एक विचार रखें कि जो संघर्ष युक्त जो मेहनत का समाज, तो उस पर लिखी जा रही जो कविताएं हैं हमारे के लिए तो ज्यादा जरूरी है। आपके इस पर अपने आप विचार रखें इसके वर्तमान समय में। कविताओं के संदर्भ में जो वर्गीकरण किया गया है वो वस्तुतः हमारे सामाजिक हमारे वर्गीकृत समाज की अभिव्यक्ति है। और एक हमारे यहाँ मेहनत का समाज है जो शारीरिक श्रम करता है। दूसरा हमारे पास समाज ऐसा है जो शारीरिक श्रम कम करता है, मानसिक श्रम ज्यादा करता है। तो आप सामाजिक विविधता में अगर आप देखेंगे तो अनुसांगिक रूप से पूरी सामाजिक समुच्चय में एक विविधता दिखाई पड़ेगी, कार्य के प्रति, उत्पादन के प्रति और कार्य करने के प्रति। इन दोनों के प्रति एक विविधता आपको पूरे के पूरी जो व्यवस्था है हमारी उसमें दिखाई पड़ेगी। जहाँ तक आदिवासी का प्रश्न है, मैं अपने व्यक्तिगत मत में मैं कभी आदिवासी मानता ही नहीं। वो ठीक है कि जो सभ्यता का जो विकास है, जिसे हम सभ्यता मान रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ से टेलीकास्ट जो है बातचीत कर ले रहे हैं, वो उस तरह से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं कर सकते तो उनमें जो उनकी जो मानवीय सृजनात्मक जो मानवीय गुण है या उनके जो भाव हैं या जो उनकी सृजनात्मकता है या जो उनके सर्जन का जो पक्ष है वो पक्ष लुप्त प्राय है या वह पक्ष कम प्रभावी है, ऐसा बिल्कुल ही भी नहीं है। उनका मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। जहां तक उनकी अभिव्यक्ति का संदर्भ है और हमारी अभिव्यक्ति का संदर्भ है, इन दोनों संदर्भों में जो अंतर दिखाई पड़ता है वो अंतर इस वजह से दिखाई पड़ता है कि हमारी जो शिक्षा और हमारा जो सामाजिक ढांचा, हमारा जो आर्थिक ढांचा, हमारा जो मनोवैज्ञानिक ढांचा, ये तमाम सारे जो सामाजिक घटक हैं, इन सामाजिक घटकों ने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कुछ अलग ढंग से किया है और इसी तरह से आदिवासी समाज के व्यक्तित्व का निर्माण अलग तरह से किया। तो वस्तुतः वह कहीं से भी हमसे पृथक नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि उनकी अपनी जीवन शैली है, जैसे हम लोगों की अपनी जीवन शैली है कि ठीक है साहब, जो है हम इन चीज़ों को मानते हैं। हमारे पूजा की पद्धति ये होती है, हमारे पढ़ने की एक विशेषीकृत दृष्टि होती है, हमारी एक लिपि होती है, उनकी अलग अलग तरह से लिपियां हैं। तो इन लिपियों के संकेतों के भावों के पृथक्करण को हम किसी भी तरह से मानवीय संवेदना को पृथक करके अगर देखते हैं तो शायद हम मतलब सर्जक और सर्जना इन दोनों के प्रति हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ तक कविता का संदर्भ है, कविता के संदर्भ में जैसे आपने द्विवेदी युग की बात कही, दो ही चीजें हैं। एक तो ये है कि कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति के लिए हृदय का एक जो पक्ष है वह हमारा भाव का पक्ष है। भाव के पक्ष में ही सारे रसों की निष्पत्ति होती है। उसका फिर एक मानसिक पक्ष है जहाँ की भाव जो है अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा खोजते हैं, शब्द खोजते हैं जिसमें कि हम पढ़े हुए होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी अभिव्यक्ति होती है वह अभिव्यक्ति हमारी पूरी की पूरी जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति हमारी पूरी की पूरी पारिवेशिक समुच्चय के परिणाम स्वरूप होती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि या तो ज्ञान के स्तर पर जाकर के व्यक्ति विराम को प्राप्त हो जाएगा, या तो व्यक्ति तर्क और ज्ञान की विधा पर अभिव्यक्त करेगा, या व्यक्ति
भावनाओं को शब्द देगा और उसके आधार पर अभिव्यक्त करेगा। तो समय समय पर पहले के भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो चीजें थी वो ध्वन्यात्मकता, कविता में ध्वन्यात्मकता ज्यादा हो, उसमें गेय ज्यादा हो, उससे हमें और उन कविताओं का या उस तरह से कविताओं की संरचना करने से जो हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है या पाठक के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी जो आंतरिक भावनाएं हैं, उन आंतरिक भावनाओं का लेखक के आंतरिक भावनाओं से जहाँ कहीं भी सामंजस्य स्थापित होता है, उसे अच्छी तरह की कविताओं को उसे अच्छा माना गया। बाद के समय में ये चीजें जो है हटी और कुछ ज्ञान परक चीजें, चूंकि बाहर से भी विचार आए। हमारे साहित्य सिर्फ यह नहीं है कि भारतीय साहित्य अलग है, अंग्रेजी साहित्य अलग है, संस्कृत का साहित्य अलग है, लैटिन का अलग है, फ्रेंच का अलग है। तो जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में साहित्य उन्हीं भाषाओं में परिभाषित होगा या उन्हीं भाषाओं में लिखा जाएगा। लेकिन जो मानवोचित, जो मानवीय पक्ष है, वो मानवीय पक्ष किसी भी भाषा में लिखे जाए, उसका रस एक ही होगा और उसकी अभिव्यक्ति भी एक ही। वो चाहे ज्ञान के पक्ष, यह विचलन आता है समाज में, समाज का सामाजिक ढांचा, आर्थिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा और तमाम सारी चीजें जैसे जैसे बदलती हैं, वैसे वैसे अभिव्यक्ति में भी एक बौद्धिक पक्ष आता है और एक व्यवहारिक पक्ष आता है। तो व्यवहारिक पक्ष और भौतिक पक्ष में संतुलन बनाते हुए जो कुछ भी सर्जन किया जाता है, वो कविता के रूप में सर्जन किया जाता हो या वो गद्य के रूप में सर्जन किया जाता हो, वह मौलिक ही होता है और किसी के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्ग कहीं कोई आपको कहीं कोई बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं है, या भाव पक्ष कहीं कोई बाधा उत्पन्न करता है। हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति करने की एक अपनी शैली है और जो व्यक्ति जिस शैली में अभिव्यक्त करता है वह उसकी शैली स्तुत्य है और उसे अधिकतम ग्रहण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यही साहित्य की समरसता है। जी, तो आपकी इस बातचीत में मुझे एक बहुत अच्छी विषय ये हो सकती है कि मुझे ध्यान आ रही है कि अगर हम साहित्य में ही दो कवियों को अगर सामने लाकर बात करें, प्रयोगवाद में हम आते हैं, तो अज्ञेय अपने आप में देखें तो एक अंतर्मुखी कवि हैं। और आपकी बातचीत में जब आप ये कह रहे हैं कि हर किसी की अपनी एक मतलब महत्ता है, तो जैसे ही हम अज्ञेय की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे उसी दौर में, उसी समय में मुक्तिबोध का भी एक समय है और मुक्तिबोध अपने आप में देखें तो एक बहिर्मुखी उनका विषय दिखता है कविताओं में। तो कुल मिलाकर ये है कि जैसे कविता के संदर्भों में जब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे निजी रूप से लगता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसे एक पाठक के रूप में मुझे भी अभी समझने की जरूरत दिखती है, क्योंकि एक सीमित समय में एक सीमित समझ के साथ जब मैं इन चीजों को विश्लेषित कर रहा हूं, तो कई सारे सवाल मेरे सामने जहन में आते हैं कि वाकई में जो अज्ञेय की कविताएं हैं, अज्ञेय का जो प्रयोगवाद का जो दौर है, और उस वक्त हम जो देख रहे हैं कविताओं का जो एक समकालीन चेतना की जो बात है, समकालीन चेतना जो मतलब दौर है, उस समय कविताओं का एक फ्लेवर जो है वो बदल जाता है। क्योंकि उससे पहले कविताओं का एक विषय छायावाद में जो है विषय, वो थोड़ा जो आप कह रहे हैं कि जयशंकर के यहाँ एक ध्वन्यात्मकता है, एक लय है, पेशोला की प्रतिध्वनि में वो लिखते हैं, निराला लिखते हैं। तो जैसे कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो नो डाउट इसमें एक बिंबात्मक कविता है, इसका सहज ही एक चित्र उपस्थित होता है। तो ऐसा प्रयास रहा है हर कवि का और हर सर्जक का ये प्रयास रहा है कि हम पाठक तक चित्र के साथ, शब्द के साथ हम उपस्थित हो जाएं, हम उसमें आत्मसात हो जाएं। तो यह जो प्रयास लेखक का होता है या जो प्रयास कवि का होता है, इस प्रयास में जो जितने प्रतिशत सफल होता है, वो उतने प्रतिशत सफल साहित्यकार या सर्जक या चिंतक या
उसे आप चिंतक भी कह सकते हैं, उसे आप युग दृष्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि विचारों का ही तो है, विचारों की जी, स्वीकार्यता और विचारों का उन्नयन, बिल्कुल। यही दो चीजें तो हैं जो कि मनुष्य से निश्रित होने, मानव जाति से निश्रित होने वाली है, और ये सारी की सारी सकारात्मक है। आलोचना का एक अपना स्तर हो सकता है कि आलोचना में आप किस तरह से चीजों को देखते हैं कि नहीं, कविता का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। जो आजकल की कविताएं हैं वो इस तरह से नहीं है जिस तरह की कविताएं लिखी जाती थी जयशंकर प्रसाद के समय में, या प्रेमचंद का जिस तरह, प्रेमचंद की जो औपन्यासिक जो शैली थी, या प्रेमचंद की कहानी की जो शैली थी, आज की वो शैली नहीं है। तो ऐसा, वो ऐसे पर बिल्कुल ही एक मानक बना देना हमें लगता है कि ये उचित नहीं है, इसलिए कि समय काल देश परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, और उन परिवर्तन में कभी बुद्धि का पक्ष भारी होता है तो कभी कभी भाव का पक्ष भारी होता है। तो जब जो पक्ष मानवीय गतिविधियों में जब जो पक्ष भारी होता है, उसी तरह की रचनाओं या उसी तरह के सृजन आपको देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को, ऐसा मेरा मानना है। जी, जी, बिल्कुल। और ऐसी बात है, जब कविता पे बात कर रहे हैं तो एक विषय मन में है कि जो कविताएं अपने आप में मतलब हमारे अस्तित्व में अंकित हो जाएं अपने आप में हमारा, क्योंकि हमारे अस्तित्व पर एक तरह से अंकित हो जाए, जिसका एक मतलब मिटना ना हो, मतलब मिटना ना हो, मतलब वो एकदम अंकित हो जाए, तो वो अपने आप में कविताओं की सार्थकता को दिखाती हैं। और काफी सारे विषय हैं, लेकिन अभी हम अपने बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अब आपके थोड़ा पहलू पे आते हैं, जो आपके संदर्भों में कविताओं को आपने लिखना शुरू किया। और अभी जैसा आप हमारी बातचीत हो रही थी कि आपकी पुस्तक कविता जो अनुत्तरित प्रश्न आने वाली है, तो मेरा एक बेसिक सवाल यही है कि आप ने अपनी कविता यात्रा की शुरुआत कब की? आपने अपनी कविता यात्रा को प्रारंभ कब किया? क्योंकि आपकी 2 पुस्तकें जो आ गई अभी कविता की, उसके पश्चात हमारे बीच तीसरी पुस्तक आ रही है। तो आपने अपनी कविताओं का जो लेखन का जो प्रारंभ कब किया, और कविता के लेखन के क्षेत्र में मतलब आपके लिए मतलब वो कैसे आपको उत्साहित करता है? जी। हाँ, वो एक्चुअली जहाँ तक लेखन का सवाल है, हमें ऐसा महसूस होता है अपने खुद के प्रयोग पर, मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य की जो सर्जना होती है, यह आपके संवेदी अंतर्दृष्टि पर निर्भर करती है। संवेदनशील अंतर्दृष्टि आपकी कितनी है, उस संवेदनशील अंतर्दृष्टि में जो अज्ञेय है, अज्ञेय पक्ष है, जो अनभिव्यक्त पक्ष है, उस अनभिव्यक्त पक्ष को आप किस तरह से अभिव्यक्त कर ले जाते हैं, या उस अनभिव्यक्ति प्रश्न, उस अनभिव्यक्ति अनभिव्यक्त वस्तु पर, दृष्टि पर आपकी जो स्वतंत्र दृष्टि है, वह दृष्टि कैसी करती है, तो जो देश काल परिस्थितियों और तमाम सारी चीजों से मुक्त हो, एक स्वतंत्र दृष्टि। ऐसी करीब करीब यह मनोवृत्ति हर व्यक्ति में होती है, और इस मनोवृत्ति की जिस व्यक्ति में ज्यादा सघनता होती है, वो साहित्य सृजन, लेखन और तमाम तरह की कला की विधियों में चित्रलेखन और कलात्मक पक्ष और जो कुछ भी हमारे यहाँ शिल्प है, इस तरह की चीजों को करता है। हमारे जहाँ तक कविता लिखने का प्रश्न है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि अंतर्संवेदी मन मेरा बहुत बचपन से रहा, तो बचपन से ही लिखता रहा। इसके लिए मुझे कोई अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता न पड़ी, ना तो अतिरिक्त कहीं कोई मन स्थिति का मैं जिया, क्योंकि यह जीवन का एक अनुषांगिक भाग है। तो जीवन के अनुषांगिक जो सहज भाव है, उसी सहज भाव में कविताओं का भी सृजन है। जैसे गद्य का सृजन है, वैसे कविताओं का सृजन। लिखना मैंने बहुत पहले से शुरू किया। मैं आपको बताऊं, कक्षा 7-8 से ही लिखना शुरू किया था मैंने, और उसके पहले भी लिखता था और उसको
छोटे छोटे पुर्जों पर बना करके और फिर उसको ऐसे रख देता था। हाँ, बाद में के समय में ऐसा लगा कि नहीं, ये आवश्यक है कि इसको एक जगह जो है कहीं न कहीं जो है केंद्रित किया जाए, इसको कहीं न कहीं एक जगह लिपिबद्ध किया जाए और रखा जाए। तो कुछ कविताएँ हमने जो है लिख करके उसमें कुछ रखी हुई थी, तो उसका एक नया कुछ लिखा भी मैंने। तो कुल मिलाकर के कविताओं की यात्रा यही रही। मेरा अपना मानना है कि कविता हो या गद्य हो, कुछ भी कोई भी लेखन हो या सृजन का कोई भी क्षेत्र हो, जब तक आप में अंतर्संवेदी मन और अंतर्संवेदी मन के विविध पक्षों में विविध पक्षों विविध आयामों में जब तक आप उसकी युक्त संगतता को नहीं देखते, तब तक शायद आप कालजयी रचनाओं को नहीं कर पाते। इसलिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति इसलिए आवश्यक है कि लेख सर्जना करते समय भिन्न भिन्न साहित्य के आयामों पर मंथन चिंतन कर लिया जाए, तभी ही कुछ लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे भी ये है कि हमेशा सृजन का पक्ष तो हमेशा ही स्तुत्य होता है, और हमेशा ही यह हर व्यक्ति की अपनी शैली होती है और हर व्यक्ति अपनी शैली में चीज़ों को लिखता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण, आपने अज्ञेय जी की बात कही थी और मुक्तिबोध जी की बात कही। अब मुक्तिबोध जी का जो था वो मतलब उनकी बड़ी ऐसे तो वो गद्यात्मक लगता था, देखने में तो वो गद्यात्मक लगता था। जैसे उनके एक कविता मुझे याद आ रही है कि मेरे आदर्श ऐसे झड़े जैसे फूले हुए पलस्तर। प्रतीक पलस्तरों का है, इसलिए कि आधुनिक है, आधुनिक। अब वो पेड़ की छाल नहीं रही कि जो पेड़ की छाल टूटे वहां से पेड़ से पृथक हो रही है। अब हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, तो आधुनिक जीवन में हमारे जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है वह भी हमारे कविता का भाग होती है। तो वह जो प्रतीक है और वो जो कहना चाह रहे हैं, इन दोनों में कितना अच्छा सामंजस्य है कि जो वो कहना चाह रहे हैं वो पाठक सीधे सीधे अंतर्ग्रह कर रहा है। बिल्कुल। एक जगह पर निराला जी की सरोज में निराला जी ने कहा, एक लास्ट की लाइन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। जीवन के संदर्भ में सिर्फ निराला के संदर्भ में नहीं था, हर संवेदनशील व्यक्ति के संदर्भ में जीवन की जो यात्रा होती है वो सुख और दुख की आवृत्ति से मिली हुई होती है। तो जैसे जिसके जीवन की जो प्राथमिकताएं, विभीषिकाएं और अंतर्विरोध, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये जितनी भी सारी चीजें मानवीय दृष्टि के जो भी संगठक हैं, उन सारे संगठकों में जितने सारे दृष्टिकोण आ सकते हैं, वो सारे दृष्टिकोण आपको साहित्य में दिखाई पड़ेंगे। वैश्विक साहित्य में आप देख लीजिए, जो भी हमारे यहाँ चिंतक रहे हैं, हॉब्स राहुल, लॉक राहुल, रूसो राहुल हो, चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति, इवन आप, इवन हम, सभी व्यक्ति का जो अपना सृजन होता है वो उसका सृजन अपना मौलिक सृजन होता है और वो स्तुत्य होता है। हाँ, उसमें कभी कभी संशोधन की आवश्यकता होती है, उसके परीक्षण की आवश्यकता होती है, वो सब होते रहना चाहिए और वो सब करते रहना चाहिए। तो ये जो अंतर हम सभी के निजी जीवन में भी, हाँ, इस अंतर को अगर समझते हुए अगर हम चल रहे हैं तो साहित्य के संपूर्ण पक्ष पर हम अच्छी तरह से अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और वह हमें लगता है कि एक समृद्ध साहित्य समाज को देगा, जिसे श्रेष्ठ साहित्य कहा जाता है। जैसे उंगलियों पर नाम है लोगों के, कवियों के, जैसे महाप्राण निराला जी। महाप्राण निराला जी की जो रचनाएं हैं वो निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी ही स्वीकार्य हैं, और आपको उनको स्वीकार करने के लिए आपको कोई विशेष प्रयास करना नहीं पड़ेगा, वो सहज ही स्वीकार हो जाएगा। मुक्तिबोध है, अज्ञेय है, कहानियों और उपन्यास में आए तो प्रेमचंद है। तो ऐसे ही अन्य जो समकालीन, जो जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, अन्य जो समकालीन जो लोग हैं, इन सारे लोगों का अपना योगदान है। और सारे लोगों, हाँ, इन सारे लोगों में जो केंद्रीय तत्व है
वो केंद्रीय तत्व या तो करुण रस है या तो श्रृंगार रस है, मतलब जो रस की निष्पत्ति है और जो ज्ञान का जो विराम है या तर्क की जो अवस्थाएं हैं उनमें विभेद है। और वो विभेद अंतर संवेदी प्रवृत्ति और अंतर संवेदी संवेदनात्मक घनत्व के उच्चावच की स्थिति की वजह से। जी, तो काफी विषय आपने इस सवाल के दौरान रखे, लेकिन मैं फिर से पुनः उस विषय पे ही आ जाता हूँ कि आपने जब लिखना 7वीं 8वीं से शुरू किया और आप कह रहे हैं ये बात कि धीरे धीरे फिर मेरे जहन में ये विषय आ रहा है कि अपनी इस अनुत्तरित प्रश्न जो कविता की पुस्तक है इसको आपने मतलब कहते हैं ना निजी रूप से कि काफी देर नहीं कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कविताओं को लेकर के ज्यादा सोच नहीं रहे थे कि इसको प्रकाशित करने के विषय में कि कैसे इसको, और अपने आप के जो शीर्षक है आपके पुस्तक का जो नामकरण है अनुत्तरित प्रश्न, ये थोड़ा सा मुझे क्या कहें मतलब एक अलग स्थिति होती है कि अजीब सा अनुत्तरित प्रश्न। मुझे लगता है कि काफी सारे आपके सवाल ऐसे हैं शायद वो अनुत्तरित है जो आपकी कविताओं में एक आवश्यकता लिए हुए आपकी कविताएं सवालों की तरफ आगे बढ़ती हैं। थोड़ा जरूर बताएं कि आपने ये शीर्षक चुनने का घटनाक्रम कैसे की, इसको आपने कैसे सोचा, आपने सोचा है किसी और ने सोचा, इस पर जरूर हमें दिशा दें कि कैसे ये विषय आया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया चंद्रभान जी। वस्तुतः मनुष्य के अंदर एक कौतूहल होता है। कौतूहल अपने आप में एक समस्या होता है जो समाधान तक की यात्रा करता है। कौतूहल ही अपने परिमार्जित स्वरूप में प्रश्न बनते हैं और प्रश्नों के उत्तर को खोजने में पीढ़ियां निकल जाती हैं और प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है। आपने ध्यान दिया होगा हमारे यहाँ खास तौर पर भारतीय धर्म दर्शन में जो कुछ भी रहा उसमें अभी भी मतलब जो कुछ भी लिखा गया, क्योंकि अभी तो कुछ उसमें है हो नहीं रहा काम, तो जितना लिख दिया गया है उतना पर्याप्त है। खैर हो रहा है, उसमें भी काम हो रहा है कि नेति नेति हमारे यहाँ एक वो सूत्र दिया गया कि नहीं इसके आगे भी फिर इसके आगे भी। तो जो अनुत्तरित प्रश्न है, जीवन के तमाम सारे पक्ष ऐसे हैं जो अनुत्तरित ही रह जाते, ऐसा मैंने महसूस किया तमाम पढ़ने के बाद, तमाम लोगों के पढ़ने के बाद भी। क्योंकि जब तक प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों के उत्तर रहेंगे, फिर उत्तर के प्रश्न होंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर होंगे, इसी क्रम में पूरी हमारी जो पूरा का पूरा सभ्यता का जो विकास है और ज्ञान के आविर्भाव का जो स्रोत है, सभ्यता के विकास और ज्ञान के आविर्भाव का जो स्रोत है वह हमारे प्रश्न उत्तरों की ही श्रृंखला है। तो जो हमारे प्रश्न उत्तरों की जो श्रृंखला है, उस प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला से हम जिन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और जिन उत्तरों से प्रश्न तैयार होते हैं, इससे हम तमाम जो जीवन के बहुआयामी घटक हैं, उन बहुआयामी घटकों के द्वारा खड़े किए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर की खोज में हम कुछ रचनाएं करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और आने वाले संततियों के लिए कुछ निष्कर्ष छोड़ जाते हैं जिस पर वे खड़े होकर के नए निष्कर्षों की तलाश करते हैं। इसीलिए मैंने अपनी किताब में जो किताब का जो शीर्षक लिखा, वो शीर्षक इसीलिए लिखा कि अनुत्तरित प्रश्न, क्योंकि सृष्टि की जो चक्रीय आवृत्ति है, इस चक्रीय आवृत्ति में सारे प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाए संभव नहीं, इसलिए प्रश्न अनुत्तरित हैं। इन अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोजें, फिर इस उत्तर से मतलब एक लगातार जो साहित्य की एक जो क्रमिक विकास जो प्रक्रिया है, उस क्रमिक विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे, जैसा कि कई हजार वर्षों से चलती चली आ रही है। आज भी हम उसका प्रकार बदल गया है, आज भी उसको कर रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। तो प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रह जाता है। इसलिए कवि की जो जिज्ञासा है, उस कवि ने अपनी जिज्ञासा में
अपने इर्द गिर्द उस जिज्ञासा को प्रश्न के रूप में पाया और प्रश्न का समाधान भी प्रस्तुत किया, लेकिन वह कुल मिला करके यही रहा कि प्रश्न अनुत्तरित रहेगा। जी बिल्कुल, और वाकई में कविता जब पढ़ते हैं तो उसमें भी जी। और आपने जब बात कहा ना कि एक मतलब अपने आप में देखें तो एक वृत्ताकार प्रक्रिया है कि हम घूम रहे हैं लगातार। आपने कहा कि प्रश्नों से उत्तर और फिर उत्तर से प्रश्नों का आकार लेना अपने आप में कोलाहल है, तो कोलाहल के बाद हम उसके रास्तों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि शीर्षक के पीछे का जो एक विषय है, मैं इसीलिए सोच रहा था कि ऐसा एक यूनिक अनुत्तरित प्रश्न जैसा एक शीर्षक आपने पुस्तक का चुना है, जो मतलब मुझे भी एक सवाल देता है कि वाकई में हम देखें कि किस तरह के विषयों को अंदर कविता समेटे हुए है। और जब हम कविताओं पे जाते हैं तो थोड़ा सा विषय की ही बात पे अब आएंगे कि आपके कविताओं में कुछ कविताओं को जो हमने पढ़ा, जैसे कि देखा जाए तो विषय जो है कविता का जो विषय है, चाहे वो प्रस्थान बिंदु के संदर्भ में हो, भयग्रस्त हो, या क्या गीत गाऊं, ये सारी जो कविताएं हैं अपने आप में एक दर्शन भी लिए हुए हैं। मुझे दर्शन की तरह भी महसूस होता है, जो एक मतलब फिलोसफिकल प्रोसेस में नजर आता है, जो सवाल दर्शन भी अपने आप में सवाल खड़े करता है और उस सवालों के माध्यम से ही हम उस विषय में और आगे तलाश करते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अपने कविता लेखन के लिए आप जो विषय चुनते हैं, जो मूल बिंदु का चयन करते हैं, क्योंकि हर कोई कविताएं लिख रहा है। अभी आज सुबह आलोक मिश्र एक अच्छे खासे कवि हैं, रचनाकार हैं और लगातार वो लिख रहे हैं। तो उनकी एक कविता थी, जैसे अभी मुहर्रम का दिन है आज, और उन्होंने एक संवेदना, एक अलग मतलब स्थिति जिसको कहते हैं कि पहले हमारे यहाँ जब त्योहार होते थे तो वहाँ एक गांव से जब गुजरता था ताजिया, तो ताजिया जब गुजरता था तो उसमें लोग जुलूस में जाते थे और उसमें एक मतलब एक जुड़ना होता था सबका, कि उसमें एक अलग अलग संस्कृति के लोग शामिल हो रहे हैं। तो पता नहीं क्यों उनकी कविता पढ़ते हुए वो एक जो बात रखना चाह रहे थे कि सब समय बदल गया है, कैसे हमारा समय बहुत तेजी से बदल गया और हमारी आंखों के सामने, और वो एक संवेदना उनकी कविता में नजर आ रही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई अपना अपना एक विषय जो है, वो एक प्रासंगिक विषय है, एक अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित विषय है, तो हर तरह के विषय का चयन करता है। तो आप अपने कविताओं का जो विषय चयन करते हैं, जो बिंदु चयन करते हैं, वो चयन आप किस रूप में करते हैं? जैसे कि आप कविता के विषय चुनते हैं अपने कविता के लिए, वो कैसे चुनते हैं? आप निजी रूप से उस पर थोड़ा अपने अनुभव रखें। मैं निजी रूप से समझना चाहता हूँ कि आप विषय कैसे चयन करते हैं। पहली बात तो विषय चयन करने का जो पक्ष है वो ये है कि जहाँ जिसकी दृष्टि जहाँ तक होती है, या जो प्रश्न खड़े होते हैं अंतर्मन में, वो अंतर्मन के में खड़े होने वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की गहराई में जब आप उसके तल तक उतरते हैं, तो तल तक उतरने के क्रम में, प्रश्नों के तल तक उतरने के क्रम में जो जो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, उन चीजों पर, जैसे आप जीवन के बारे में एक मैंने लिखा, हम लोग मृत्यु से बड़े भयग्रस्त होते हैं, मृत्यु से बहुत भयग्रस्त, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी एक कविता में लिखा कि भय नहीं मृत्यु से, भयग्रस्त हूँ जीवन से, आकांक्षाओं जीवन से, आकांक्षाओं से, क्योंकि जीवन को ही मृत्यु प्राप्त होना है। और जीवन के जो भिन्न भिन्न आयाम हैं, आकांक्षाएं हैं, उपलब्धियां हैं, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, ये जीवन में ही घटने वाली घटनाएं हैं। तो जो ये जीवन के साथ जिनका सांगोपांग होना है, जिनके जीवन के साथ, जिनके साथ हम रचे बसे हैं, उनमें जो कठिनाइयां हैं, जैसे आपने शुरू के बातचीत के क्रम में कहा ना कि एक मेहनत वर्ग कस है, जो कि हम लोग के दो एक संदर्भों में नागार्जुन जी की बात, कवि नागार्जुन
की बात आई थी कि जो मेहनत कश लोग हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये जो पृथक्करण है, मेहनत कश के बारे में लिखना, यह जो 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 जीवन के जो बहुत यथार्थ पक्ष हैं, जैसे जीवन का यथार्थ पक्ष यह है कि आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद आपकी कुछ आकांक्षाओं का आविर्भाव होता है, कुछ कौतूहल होता है, आकांक्षाएं होती हैं, उसी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति में कुछ उपलब्धियां होती हैं, कुछ अनुपलब्धियां होती हैं। उपलब्धियों की स्वीकार्यता अलग ढंग से होती है, अनुपलब्धियों की अस्वीकार्यता या स्वीकार्यता अलग ढंग से होती है। तो जो जीवन की विविधता है, उस जीवन की विविधता को देखना और उसके निराकरण का मार्ग ढूंढना ही कविता का, हमारी अपनी कविताओं का एक तरह से कह लीजिए कि उसी की एक तार्किक परिणति है। जैसे मैंने लिखा है कि भय नहीं मृत्यु से, भयग्रस्त हुई जीवन से। मैं इसको पढ़ करके सुना भी देता हूँ। मुझे बिल्कुल, तो मैं वही आ रहा हूँ कि आप अपनी सबसे प्रिय कविता को हमारे सामने प्रस्तुत करें। जी 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 जी, मैं उसको जो आपको बहुत पसंद आती है। जी जी जी, मैं 1 मिनट का समय लूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अब शब्द एक प्रस्थान बिंदु की यात्रा। पहले तो आपको एक कविता सुना दूं जो मैंने लिखा है, भय नहीं मृत्यु से, भयग्रस्त हूं जीवन से। उसके बाद में जी 1 मिनट चंद्रभान जी आपका समय लूंगा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। कविता का शीर्षक है भयग्रस्त। भय नहीं मृत्यु से, भयग्रस्त हूं जीवन से, विविधताओं से, आकांक्षाओं से, उपलब्धियों से, कि जीवन जोंक न हो जाए जो स्वयं से चिपट कर स्वयं को न खा जाए, कि तिल तिल कर चूसे जाते हम रक्त विहीन हो गए, देख रहे हैं अपनी धमनियों को, अभी अभी जो रक्त था वह सूख क्यों गया, क्या व्यवस्था थी कि हम पल्लवित पुष्पित वृक्ष ठूंठ वृक्ष की तरह हो गए, किस तरह हो गए जानता हूं, जानने का प्रयास भी करता हूं, पर यथार्थ का कोई कोना नहीं मुक्त करता भय से, भयग्रस्त जीवन से। क्योंकि जीवन है तो मृत्यु भी है। जीवन और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, इन यात्राओं के बीच का जो अनुकूलता है, जो प्रतिकूलता है, जो अंतर्विरोध है, इसकी जो जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा को देखना और स्वयं की उपलब्धियों को देखना और स्वयं की आकांक्षाओं को देखना, इन विरोधाभासों में जो अनुकूलता प्रतिध्वनित होती है और जो प्रतिकूलता प्रतिध्वनित होती है, यह अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या जीवन का अनुसांगिक पक्ष है? अगर यह जीवन का अनुसांगिक पक्ष है तो कविताएं तो इसी तरह से लिखी जाएंगी, और अगर जीवन का अनुसांगिक पक्ष नहीं है, अगर इसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है, इसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है, या समाज का जो पूरा का पूरा ढांचा होना चाहिए, वो ढांचा इससे पृथक हो करके हर व्यक्ति को उसी तरह के अवसर दिए जाने चाहिए जैसे अवसर सभी व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों को है। तो यह जो सामाजिक अंतर्विरोध, आर्थिक अंतर्विरोध, राजनीतिक अंतर्विरोध, आर्थिक मतलब जो मनोवैज्ञानिक जो अंतर्विरोध है, जीवन का जो अंतर्विरोध है, कहने के लिए कोई नहीं कहेगा कि नहीं अंतर्विरोध है, इतना जटिल होता है, लेकिन जीवन से मृत्यु, जन्म से लेकर के मृत्यु की जो यात्रा है, उस यात्रा में सिर्फ सुगमता ही हो, प्रतिकूलता न हो, ऐसा संभव नहीं है। जन्म हो मृत्यु न हो, ऐसा संभव नहीं है। आकांक्षाएं पनपे, पल्लवित पुष्पित हो, फूल लुंठित न हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये दोनों होगा। तो इन दोनों में जो इन दोनों परिस्थितियों की जो युक्ति संगतता है, उस युक्ति संगतता
को बनाए रखने के लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो साहित्यकार है, जो बौद्धिक वर्ग, समाज का जो बौद्धिक वर्ग होता है, वो बौद्धिक वर्ग मौन क्यों है? उसे कुछ बोलता क्यों नहीं? यह सबके साथ जो घटने वाली घटना है उस पर सभी मौन क्यों है? इसके लिए कोई क्या इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था, इस तरह की आर्थिक व्यवस्था, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था या इस तरह की ऐसी व्यवस्था जो सभ्यता में हम उन्नायक की भूमिका में आए, विरोधाभासों को कम करे, एक सहज सा रास्ता दे? तो इसके लिए हमें हमारा जो बौद्धिक वर्ग है, हमारे बौद्धिक वर्ग को इस विषय पर काफी चिंतन करना होगा। और इन सारी चीजों का अवलोकन करते हुए अगर आप समाज के लिए कोई सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मापदंड तैयार कर सकते हैं तो माना जाएगा कि हाँ, आप साहित्यिक सर्जना कर रहे हैं, आप श्रेष्ठ आप एक तरह से जो सामाजिक संरचना है उसके धनात्मक पक्ष पर बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं, क्योंकि हम सबका यही कार्य है, अधिक से अधिक अच्छा बोला जाना और उससे अधिक अच्छा किया जाना। हमारे मनुष्य होने का सबसे बड़ा हेतु है। तो ये जो विरोधाभास है, अगर ये विरोधाभास अगर हो सके, कविताओं के माध्यम से कम हो सके, साहित्य के माध्यम से कम हो सके, राजनीति के माध्यम से कम हो सके, अर्थनीति के माध्यम से कम हो सके, तो बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो पृथकता है कि ये आदिवासी समाज है और ये समाज है, इस को मैं व्यक्तिगत स्तर पर बिल्कुल ही नहीं मानता। वो आदिवासी, इसीलिए आप उन्हें आदिवासी कह करके उन्हें आदिवासी बना दे रहे हैं। उनकी अपनी जीवन शैली है, उन्हें मुख्य धारा में आप ले आना चाह रहे हैं, आप उन्हें मुख्य धारा में ले आइए। अगर वो आने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं आने के लिए तैयार हैं तो उनकी जो मुख्य धारा है वो अपने आप में सही है, आप उनका अनुरक्षण और पोषण करते रहें। तो ये जो पृथकता जो हमने मानिए, जो हमारी जो दृष्टि है, सामाजिक जो दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि में जो हमने पृथकता की है, ये आदिवासी समाज है या ये फलाना समाज है, तो ये फलाना समाज है, ये समाज तो एक ही है, वो मनुष्य जाति का समाज है। और उस मनुष्य जाति के समाज में हर समाज के लोगों ने अपनी अपनी चीजों को, जैसे अभी आपने कहा ना कि मुहर्रम का तौर, किसी ने ताजिया को पकड़ लिया, तो किसी ने माला को पकड़ लिया, तो किसी ने किसी चीज को पकड़ लिया। ये पकड़ने का नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक सर्वसमावेशी होने का। अधिक से अधिक सर्वसमावेशी होंगे तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी कठिनाइयां स्वतः स्फूर्त रूप से समाप्त होंगी। तो लेखन का एक बहुत कविताओं के लेखन का एक बहुत कुछ, इस पर भी मेरा अपना दृष्टि, मेरी अपनी जो जी है तो कुछ इसी तरह की है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी कविता भयग्रस्त शीर्षक को हमारे भी साझा किया, और उसमें भी एक जो आपने बात कही, अपने जो पूरी बातचीत आपने उस कविता के पश्चात रखी, ये जो अंतर्विरोध है, जो अंतर संवेदी मन के संदर्भों में आप बार बार जिक्र करते हैं, और वो अंतर्विरोध ही है जो हमें विविधताओं, आकांक्षाओं, उपलब्धियों, इन सारे हिस्सों को जो आप कविता में लेकर आ रहे हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि वाकई में जो जीवन है उससे हम भयग्रस्त जो होने की बात है, जो चूसने की बात है, तो वो ये है कि अपने आप में जो अंतर विरोध है कि अगर जीवन है तो उसका एक अंत भी होगा, और उस जीवन और मृत्यु के बीच में जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें उसे सेतु की तरह एक साथ यही सिलसिला उसे आगे लेकर जाता है और वो चक्र पूरा होता है। तो ये है कि अपने आप में काफी सारे विषय हैं जो आपने क्लास में कहा कि अभी जो लेखन हो रहा है, मुझे लगता है लिखा जा रहा है इस तरह के विषयों पर, लेकिन ऐसा लिखने वाले लोगों की संख्या सीमित है, कम है। तो जिम्मेदारी होगी कि हमारे जैसे जो
युवा हैं जो समय को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उस पर लेखन के साथ साथ एक मतलब अपने आप को पूरे तैयारी के साथ पूरी ताकत से जब रख रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण है। और काफी सारी बातचीत है जो हमारे इस चर्चा में आपके बातचीत में भी हमारे एक दूसरे के साझाकरण में आ रही है। तो अभी हम बातचीत के अंतिम क्रम में जा रहे हैं, अभी हमारे पास समय है 10 मिनट। तो मैं एक अंतिम सवाल भी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ इसी क्रम में कि हम लोगों ने कविताओं को लेकर के एक बातचीत की जिसमें एक बुनियादी बातचीत कविता के संदर्भों में एक ऐतिहासिक और जो लेखन का काम है, विचार है, उस संदर्भों में, साथ ही साथ आपकी कविताओं के कर रहे हैं। तो कविता लेखन का जो एक वर्तमान आवश्यकता है या फिर हम कहें कि जो समय की जरूरत है, जो आज की प्रासंगिक जरूरत है, उस जरूरत को भी हमें मुझे लगता है कि समझना होगा कि कविताओं का जो समय अभी है उसमें मुद्दे जो ज्वलंत होते हैं जिस पर हमें लगता है कि जैसे सवाल करने के एक माध्यम में कविता अपने आप में मतलब काफी मजबूत दिखती है एक विधा के तौर पर। मुझे निजी रूप से ऐसा लगता है कि कविता के माध्यम से हम समाज में प्रेम और समाज में संवेदना, समाज में सौहार्द, सारे मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। और अपने आप में हम देखें तो कविता के माध्यम से ही हम बहुत सारे समस्याओं के निराकरण के भी रास्ते सामने सभी के दे सकते हैं। तो कविताएं जो हैं हमारे जीवन को किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए सहयोगी है या हमें दिशा देने लायक है, दिशा सूचक है, इन विषयों को भी हमें कविता के मतलब माध्यम से लेकर आना होगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमें अपने समय को बेहतर तरीके से समीक्षा और विश्लेषण करने में सहायक होगी। तो अंतिम सवाल मेरा यह है कि वर्तमान कविता लेखन का जो दौर है अभी का, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं और सभी साथी जब एक दूसरे की कविताओं को, रचनाओं को मुखातिब हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो वर्तमान कविता का जो दौर है अभी का, वो आपको कौन सा क्षेत्र ज्यादा जरूरी लगता है रूप से कि आपको लगता है कि इस क्षेत्र पर ज्यादा समय की जरूरत है, इस पर लेखनी की आवश्यकता है समाज को और पाठक समाज को और हर किसी को। तो जो आप अपना इस पर जरूर विचार रखें कि आज के वर्तमान परिदृश्य में जो कविता लेखन में कौन सा ऐसा क्षेत्र विषय है जिस पर ज्यादा आवश्यकता नजर आती है। मेरे हिसाब से जो कविता का जो क्षेत्र होना चाहिए या कविता का जो क्षेत्र कुछ जीवन को सुगम करने के लिए अगर इस तरह की रचनाएं होती हैं जो कवियों के अनुभव में उतरी हुई जो चीजें हैं जो जीवन को थोड़ा और सहज कर सके, कुछ नीति परक हों। जैसे रहीमदास जी का मैं रहीमदास जी के तमाम सारे और कबीरदास जी के तमाम सारे दोहे हुआ करते थे। तो कविताओं का एक ऐसा हो कि जो नीति परक मूल्यों की स्थापना करे और नीति परक मूल्यों में ही हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो मानवीय दृष्टि है वह मानवीय दृष्टि बड़ी मुखरित होकर के आती है। इसलिए रचनाओं में अधिकतम मानवीय दृष्टि का अगर समावेश हो, वनस्पति इसके कि आप अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा सचेष्ट हों, थोड़ा अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेष्ट होने की आवश्यकता है। कविताएं कुछ ऐसी लिखी जाए जिसमें कि कोई मार्ग बताया जाए जिससे कि व्यक्ति कर्तव्य पथ पर और तेजी से अग्रसित हो। बड़ी जीवन की बड़ी जटिलताओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सहज ढंग से और बहुत ही सहज ढंग से ऐसे मानवीय दृष्टिकोण का विस्तार किया जाए जिससे जीवन जो विविधता से भरा हुआ है वह विविधता समरसता में जाकर के समाहित हो। वर्तमान समय की आवश्यकता है
और ये हमेशा से आवश्यक रहा है मनुष्य के लिए, कि मनुष्य जाति, मानव जाति के लिए हमेशा से आवश्यक रहा है कि विविधताओं में अगर समरसता नहीं है, अगर समरसता का अभाव है और विविधता अपने चरम सीमा पर है, तो ऐसी स्थितियों में समाज के एकांगिक विकास होने के ज्यादा खतरे होते हैं। जैसे खतरे मतलब जैसे ज्ञान के अलग खतरे हैं, भावनाओं के अलग खतरे हैं। जैसे कविताओं की शुरुआत हम लोगों ने की कि कुछ भाव पक्ष हैं तो कुछ ज्ञान के पक्ष हैं। बाद में तमाम युगों में शुक्ल जी ने इन सारी दोनों चीजों को एक्सेप्ट किया, अलग अलग मतलब उन दोनों का समुच्चय बना। तो है क्या कि जीवन को जो सहज करे, क्योंकि मनुष्य वस्तुतः तो हम सभी मानव जाति के लोग हैं, और हमारा अगर किसी विचार से किसी कहीं कोई प्रतिबद्धता अगर हमारी ऐसी बनती है जो कि हमें हमारे मानवीय मूल्यों को थोड़ा कम करती है, तो मुझे लगता है कि उस प्रतिबद्धता को मानने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे मनुष्यत्व को। तो रचनाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए जिन रचनाओं में थोड़ा समाज में लोगों को उत्प्रेरक का कार्य करे, स्वतः स्फूर्त कुछ उत्प्रेरक हो, और उस उत्प्रेरक की गतिशीलता में व्यक्ति अपना जीवन से लेकर के और मृत्यु तक की पूरी यात्रा समाप्त करे। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मुझे बिल्कुल आपकी जी बिल्कुल स्वागत है आपकी कविता, आप जरूर सुनाएं और उसके पश्चात ही हम लोग बातचीत को समेकित करेंगे। जी अगर समय हो गया है तब तो खैर समेकित किया जा सकता है। अभी 5 मिनट हमारे पास समय है, आप जरूर साझा कर सकते हैं। बिल्कुल और काफी अच्छी बात आपने कही कि जो मानवीय पक्ष है, मानवीय दृष्टि है, उसको आप वर्तमान में ज्यादा महत्व में देखते हैं कविता के जरूरत के विषय में। तो आप कविता साझा करिएगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी प्रस्थान बिंदु की यात्रा शब्दों पर प्रयोग जब होता है, व्यक्तित्व का अन्वेषण तब होता है। आयोजन प्रयोजन नेतार्थ भावना से दूर जब खोजती है कविता अपने को, शब्दों के साथ जीना उसका मसीहा होना, तब बुद्धिजीवियों के खुलते हैं कलई, उनके नग्न स्वरूप आदमी को यथार्थ के कील पर गाड़ता हुआ चलते हुए चालता है। चलनियों से शाब्दिक हड्डियां, बाजारों चौराहों पर नीलाम होती आत्माएं, देख स्वयं के अंतरतम को खुदी हुई तस्वीरें, सपाट से जीवन में ठोकती हुई खुरदुरी कीलों से भोथर होती आकृति। शब्दों पर प्रयोग जब होता है, संक्रमण से आक्रमण तक बजती आक्रामकता का चित्कार, चील कौवे सभी रणभूमि में आक्रमण और आक्रामकता दोनों जूझ पड़ते हैं, रक्त बहता है, आदमी का चेहरा खतरनाक होता है। होते हम सभी जब शब्दों की कलई खुलती एक की काई सहवाल की तरह बढ़ती जा रही है, और हम किसी प्रस्थान बिंदु पर देखे जा सकते हैं। शब्दों के प्रस्थान बिंदु से आत्म के प्रस्थान बिंदु की यात्रा से यात्रा करें। बिल्कुल। तो जो आयोजन प्रयोग में जो कविताओं का सृजन होता है, मैं उसका थोड़ा विरोधी हूँ, थोड़ा मेरी असहमति है, विरोधी नहीं हूँ, असहमति। जी तो सबसे पहले तो आपने प्रस्थान बिंदु जो यात्रा की कविता रखी हमारे बीच, इस कविता की अगर बात करें तो काफी सारे इसमें मतलब आप मुद्दे ला रहे हैं, जो खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सवाल निहित है, और वो सवालों पर एक पर्दा हटाने का जो काम है, वो पर्दा हटाने का भी एक विषय जी है। लेकिन मुझे लगता है कि समझने के लिए भी शब्दों का प्रयोग और एक जो मतलब एक बौखलाहट है, एक अंदर जो अपने स्थिति होती है कि हम कहें तो कहें कैसे। तो कुल मिलाकर ये है कि काफी सारे ऐसे विषय हैं जिसको हम कविता के माध्यम से अपने सवालों को, अपने समय को,
और अपने आप को समझने के लिए भी लेकर आते हैं। और मूल बात ये है कि आप जब कविता के संदर्भों में जो मैंने कहा कि क्या ऐसा हिस्सा है जो ज़रूरी है, तो आपने कहा कि मुख्य रूप से जो आपने अंतिम में जो बात कही कि मानवीय दृष्टि, जो मानवीय चेतना है, उसके संदर्भों में, और दूसरा आपने कहा कि एक मानवीय दृष्टि के साथ-साथ जीवन को सहज बनाना। तो जीवन को सहज बनाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि हमको अपने जीवन को सहज बनाने के लिए समय को भी समझना होगा। तो काफ़ी सारे विषय हैं जो कविता के माध्यम से हम अलग-अलग तरह के रचनाकारों को पढ़ते हैं। कहीं पे एक संघर्ष की स्थिति कविताओं में नज़र आती है, और वो भी एक मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के और निम्न वर्ग के, इन तीनों वर्गों में, मुख्य रूप से उच्च और निम्न वर्ग में बहुत सारा विमर्श, संघर्ष की स्थिति भी दिखती है। कहीं क्रांति का भी विषय है, एक क्रांति का कविता में है। तो कुल मिलाकर ये है कि एक बौखलाहट भी है समय को लेकर, क्योंकि हमारा जो अभी का समय है वो कभी काफ़ी ऊहा-पोह, या कहें कि उबड़-खाबड़ समय चल रहा है। तो इस उबड़-खाबड़ समय में भी कविताओं के माध्यम से अपने समय पे सवाल खड़े करना और उन सवालों के उत्तर प्रत्युत्तर में शामिल होना, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो काफ़ी सारी बातचीत हमने की, और वैसे बातचीत का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम एक आभासी मंच पर हैं। आभासी मंच की अपनी सीमाएँ हैं, और उन सीमाओं के साथ देखा जाए तो हम लोग बातचीत के लिए एक लंबे विराम के बाद जुड़ रहे हैं, और हमने देखा जाए तो काफ़ी सारे विषयों को एक-दूसरे से चर्चा करते हुए अपने साथियों, दर्शकों के सामने शामिल हुए। तो अंतिम में मैं बस एक छोटा-सा विषय यही कहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे विचार हैं, जो मुझे लगता है कि मैं लेखन में, गद्य में नहीं लिख पा रहा हूँ, तो निजी रूप से मैं कविता को बहुत मतलब तैयारी के साथ उसमें लिखने के लिए सोच पाता हूँ, निजी रूप से मैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक सीमित समय और सीमित शब्दावलियों में उस बात को मैं रखने के लिए कविता को एक बेहतर विधा के तौर पर देखता हूँ। और कविता एक अपने आप में प्रतिक्रिया भी है। जैसा कि हम सभी चर्चा भी कर रहे थे, आपने भी ज़िक्र किया कि कविता अपने आप में प्रतिक्रिया है, जो जीवन, जो हमारा जीवन है, वो जीवन को, दृष्टि को संवेदित भी करती है। तो जीवन दृष्टि को संवेदित करना, अपने आप में कविता के माध्यम से एक प्रतिक्रिया देना, और ये प्रतिक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी सारे विषय हैं, और आपको अंत में बस यही कहूँगा कि हमने जो आपकी जो कविताएँ सुनी, उन कविताओं के माध्यम से भी जल्द ही इंतज़ार रहेगा, आपकी पुस्तक आ रही होगी, और उस पुस्तक को भी, कविता को भी और पढ़ने का एक मौका मिलेगा। तो हम लोग रवि जी काफ़ी समय के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो आज की बातचीत के लिए हम अपने दर्शकों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे इस चर्चा में हम साथियों के साथ शामिल हुए, और उम्मीद है कि आगे भी हम एक नए विषय के साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे होंगे। तब आपसे भी चाहेंगे कि आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस बातचीत में अपने मौलिक विचारों को हमारे बीच साझा किया। तो रवि जी, आपका भी धन्यवाद, और जन सरोकार मंच का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हमें उन्होंने बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आपका सानिध्य मिला, अच्छा लगा। ऐसे ही हम लोग मिलते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। हम सभी इस बातचीत को अब रोक रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आगे फिर जुड़ रहे होंगे। थैंक यू।